हूं चारुल शर्मा। विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त के आखिरी सप्ताह में बुलाए जाने की तैयारी है और इस बार सत्र कई मायने में बेहद अहम रहने वाला है। एक तरफ भजनलाल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मसौदा सदन में पेश कर सकती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से ही यूसीसी की जनसुनवाई प्रक्रिया को लेकर सरकार पर हमलावर है। ऐसे में मॉनसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी सियासी टक्कर तय मानी जा रही है। इसके अलावा किसान, कानून व्यवस्था, बारिश, बाढ़, बिजली, पानी, बेरोजगारी और कई अहम विधेयक पर भी सदन में चर्चा होने की संभावना है। आज 5 का पंच में चर्चा का मुद्दा है मॉनसून सत्र की आहट, सियासत में छटपटाहट। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त के आखिरी सप्ताह में बुलाए जाने की तैयारी है। इस बार सत्र कई मायनों में बेहद अहम रहने वाले हैं। एक तरफ भजनलाल सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मसौदा सदन में पेश कर सकती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से ही यूसीसी की जनसुनवाई प्रक्रिया को लेकर सरकार पर हमलावर है। तो ऐसे में मॉनसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी सियासी टक्कर तय मानी जा रही है। इसके अलावा किसानों, कानून व्यवस्था, बारिश, बाढ़, बिजली, पानी, बेरोजगारी और कई अहम विधेयकों पर भी सदन में चर्चा होने की संभावना है। अगस्त का आखिरी सप्ताह राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि विधानसभा के मॉनसून सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार सत्र सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई बड़े फैसलों और राजनीतिक टकराव का गवाह भी बन सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, जिसका मसौदा सरकार सदन में पेश कर सकती है। लोकसभा के मॉनसून सत्र के साथ ही राजस्थान विधानसभा का 6ठा सत्र बुलाने की कवायद भी तेज हो चुकी है। संभावना है कि सितंबर की बजाय अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। नियमों के मुताबिक 2 सत्रों के बीच में 180 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। पिछला बजट सत्र 10 मार्च को समाप्त हुआ था, इसलिए 10 सितंबर से पहले विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी है। हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी और उसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अधिसूचना जारी करेंगे। अगले सत्र के बारे में जैसे तय होगा आपको जानकारी देंगे। साधारणतः ये राज्यपाल महोदय आउट करते हैं और सरकार मेरी राय से आगे प्रस्ताव भेजती है। अभी तक ऐसी कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है। संभावना ये है कि हमको अगस्त एंड से अंतिम सप्ताह से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने का संवैधानिक मर्यादा है। तो पिछला सत्र 10 मार्च को समाप्त हुआ था। 10 सितंबर से 9 सितंबर से पहले सत्र होगा। सूत्रों के मुताबिक ये सत्र करीब 5 से 7 दिन तक चल सकता है, लेकिन इसकी अहमियत दिनों से नहीं मुद्दों से तय होगी, क्योंकि सरकार यूसीसी का मसौदा सदन में रख सकती है। हालांकि इसके लिए गठित समिति की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। अगर रिपोर्ट समय पर आती है तो राजस्थान यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकता है। विधानसभा सत्र के संभावित बड़े एजेंडे: यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोचिंग सेंटर रेगुलेशन, गिग वर्कर से जुड़े हुए नियम, पंचायत और निकाय संशोधन, राजस्व और भूमि कानून, अनुपूरक बजट, अध्यादेशों को विधेयक बनाने की तैयारी। यूसीसी का मुद्दा सदन में सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद भी बन सकता है। कांग्रेस पहले ही यूसीसी पर गठित समिति की संभाग स्तर पर जनसुनवाई का विरोध कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार की मंशा और यूसीसी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। तो ऐसे में यूसीसी पर सदन में जोरदार हंगामे के भी आसार हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि राजस्थान विधानसभा देश की उन चुनिंदा विधानसभाओं में से शामिल है जहां संवाद की परंपरा मजबूत रही है। उनका दावा है कि पक्ष और विपक्ष टकराव की स्थिति में भी बातचीत के जरिए सदन को सुचारू रूप से चलाते रहे हैं और इस बार भी यही उम्मीद है। अग्रणी है, अच्छी है, गरिमा यहाँ है और अधिक दिन भी चलती है। यानी बाकी कई विधानसभा 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20-22 दिन,
2-4 विधानसभाएं हमसे भी ज़्यादा चलती हैं, हम भी धीरे धीरे आपसे सामंजस्य से कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक चलें और सार्थक बहस हो। बाकी सहमति असहमति होगी, उस पर चर्चाएँ भी होंगी, कहीं अवरोध भी आएगा। लेकिन आपने देखा होगा पिछली विधानसभा में हमने साथ बैठ करके, अवरोध आए लेकिन अवरोधों को साथ बैठ करके उसका समाधान भी हमने निकाला है। यूसीसी के अलावा विपक्ष सरकार को कई दूसरे मुद्दों पर भी घेरने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बारिश और बाढ़, पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाएं, महंगाई और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे तमाम मुद्दे इस सत्र में गूंज सकते हैं। तो वहीं सरकार भी अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सदन में पेश करेगी। जानकारों का मानना है कि मानसून सत्र में कई अहम विधेयक और संशोधन विधेयक पेश किए जा सकते हैं। अब अगस्त में प्रस्तावित छठा सत्र एक और वजह से खास होगा, क्योंकि राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाने जा रही है। यानी कि अगस्त का विधानसभा सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही नहीं, बल्कि राजस्थान की राजनीति का अगला बड़ा इम्तिहान होगा, जहां यूसीसी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की रणनीति और विपक्ष के तेवर दोनों की परीक्षा होगी। साथ ही जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार के जवाब और विपक्ष के सवाल राजस्थान की राजनीति की नई दिशा भी तय कर सकते हैं। अगस्त के आखिरी सप्ताह में होने वाला मानसून सत्र धमाकेदार रहने वाला है। इस मानसून सत्र पर सबकी निगाहें रहेगी। एक ओर जहां यूसीसी का मामला गरमाएगा, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के 75 साल होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार अपने विधायी कार्य को किस प्रकार पूरा करती है, वहीं विपक्ष की रणनीति सत्ता पक्ष को घेरने की रहेगी। कैमरामैन संजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारियां क्या हैं और सरकार इस बार क्या खास करने वाली है, कौन कौन से विधेयक आने वाले हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी चेतन जी। चेतन जी, इस बार मॉनसून सत्र के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं? चारू जी, ये सत्र है विकास का, ये सत्र है विश्वास का। ये सरकार का विकास और सरकार का विश्वास दोनों आपको नजर आएंगे विधानसभा के सत्र के अंदर। ये क्यों नजर आएंगे? आपने अभी चर्चा की किसानों के बारे में क्या किया, शिक्षा में क्या किया, ये प्रश्न विपक्ष पूछेगा। पूछना चाहिए, विपक्ष का कर्तव्य है, लेकिन विपक्ष को भागना नहीं चाहिए, उत्तर सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चेतन जी, सरकार का विकास या जनता का विकास? जनता का विकास। विकास किसका होता है? आपने कहा सरकार का विकास, सरकार का विश्वास, तो मुझे लगा एक बार क्लियर कर लूं, सरकार अपने विकास के लिए कर रही है, जनता के विकास के लिए कर रही है? एक मिनट। ये सरकार जो बनी है राजस्थान के अंदर माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में, चारू जी आपने देखा होगा जिस प्रकार से बजट की जब घोषणा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन ही जिला प्रभारी जो मंत्री है उनको जिलों में भेजते हैं और ये कहते हैं कि जो घोषणा की है बजट में जिन जिलों के बारे में, उनके आज से ही क्रियान्वयन शुरू हो जाए। उसके बाद में लगातार प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टरों के साथ बैठ करके मॉनिटरिंग करते हैं। उसी का परिणाम है कि 95% बजट घोषणा एक बजट ईयर में पूरी होती है। ये सरकार का कृत संकल्पित है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आपने अभी बात की किसान की। हाँ, सरकार को क्या कहेंगे विपक्ष? किसानों को 9 घंटे दिन में बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो इसी सरकार ने किया है। 2 लाख नए विद्युत कनेक्शन देने का काम अगर किसी ने किया तो इसी सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि को अगर 6000 से 9000 करने का काम किया तो राजस्थान की सरकार ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आइए आप, स्मार्ट क्लासरूम देने का काम किया तो इस सरकार ने किया है। कोई भी घोटाला हुआ, अभी स्कॉलरशिप घोटाले की बात आई, जब ये तथ्य उजागर हुआ, 17 से 21 के बीच का मामला था, तुरंत सरकार ने कार्रवाई की, जीरो टॉलरेंस के तहत, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत। और आपने देखा होगा किस प्रकार से वेस्ट बंगाल से, अलवर से जिन लोगों को पकड़ा और कार्रवाई की, क्योंकि ये सरकार घोटाले छुपाते नहीं है, पकड़ने का काम करती है। पिछली सरकार छुपाने का काम करती थी। आप किसी भी क्षेत्र में बात करिए, स्वास्थ्य में कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेतन जी, ये बातें तो आप अक्सर हमें बताते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ मॉनसून सत्र के लिए क्या तैयारियां हैं, उसमें इस बार क्या है? मानसून सत्र के लिए जो विधेयक सरकार लाएगी
आपने अभी यूसीसी की भी बात की थी। यूसीसी के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, जैसा कि आपने भी बताया था, वो समिति जन सुनवाई कर रही है संभाग स्तर पर। चारू जी आप बताइए मेरे को, जनता के बीच में सरकार जा रही है और सरकार जनता की राय पूछ रही है, जनता के सुझाव ले रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता से पूछ करके फैसले लेती है, जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखती है और जनता जब समर्थन देती है, अपने सुझाव देती है, उसी के अनुसार समिति अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाता है। यूसीसी पर भी समिति अगर समय पर रिपोर्ट दे देगी तो ये भी बिल पेश हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ सरकार की नीति और नियत और मंशा साफ होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखिए अभी जब सुनवाई चल रही है और लगभग 2 महीने का वक्त अभी नजर आ रहा है, तो शायद पॉसिबल हो तो ये माना जाए यूसीसी को सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखने वाली सरकार हो जो माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता का विकास कैसे हो, इसी पे केंद्रित रह करके काम कर रही है। विपक्ष के पास बोलने के लिए समझ गए चेतन जी मैं आपका पॉइंट समझ गई। बाकी के गेस्ट हैं उनसे भी उनकी राय लेंगे। करेंगे। ठीक है प्रियदर्शी जी, कितनी तैयारियां हैं विपक्ष की? क्योंकि यहाँ तो चेतन जी कह रहे हैं पूरी तरह से तैयार हैं, पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, किसानों के मुद्दे पर कर लीजिए, सारा काम किया है तो चर्चा के लिए भी तैयार है। जी, बीजेपी की अकर्मण्य सरकार के 2.5 साल के लाचारी, घोटाले और असफलताओं से भरे हुए जो इनका 2.5 वर्ष का समय रहा है, उसकी पोल हम जनता के सामने खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और जागरूक विपक्ष के रूप के अंदर जनता से जुड़े हुए मुद्दे सदन में उठाएंगे और हमारा प्रयास होगा कि हम सरकार को उन मुद्दों के समाधान के लिए राजी करें, दबाव बनाएंगे हम इस संदर्भ के अंदर। और सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी सदन के अंदर, जैसा कि आपने भी बताया कि कांग्रेस पार्टी सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जो समान नागरिक संहिता लाने का जो उन्होंने तैयारी कर ली है, उसका हम विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा यह मानना है कि ये खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करने के लिए ही ये इस प्रकार का बिल लेकर आ रहे हैं। जब संविधान के अंदर हर नागरिक को अपनी सांस्कृतिक आचरण की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, तो ये ऐसा बिल लेके क्या करना चाहते हैं? एक तरफ तो ये खुद ही बोलते हैं सार्वजनिक मंचों पे कि हम आदिवासी समुदाय को उनकी सांस्कृतिक जो पहचान है, जो परंपरा है, उसके कारण उनको अलग रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा कहना है कि अल्पसंख्यक ईसाई और मुस्लिम समुदाय की अपनी भी एक पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अपनी सांस्कृतिक एक पहचान है। तो जब आप इस प्रकार का पक्षपात पूर्ण क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसी वर्ग को या किसी समुदाय को उनकी ना सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार के ऊपर आप उनको छूट देते हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी छूट देनी चाहिए। उसके साथ साथ में हम यूसीसी के अंदर अविभाजित और संयुक्त हिंदू परिवारों को जो क्षति पहुंच रही है, नहीं देखिए यहाँ पर आपका ये कहना कि मुस्लिम्स में पर्सनल लॉ होता है, ईसाइयों में अलग, तो फिर आदिवासियों को क्यों? यहाँ आदिवासियों को जनसंख्या के आधार पर दिया जा रहा है, उन्हें धर्म के आधार पर नहीं कैटेगराइज किया जा रहा है। तो ये चीज तो देखिए गृह मंत्री की ओर से भी क्लियर कर दिया गया था। तो ये तर्क तो एकदम अलग है। सबसे पहले तो आप लोग ये कहते थे कि सर देखिए अभी तक मसौदा तैयार नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हम सुझाव मांगे, सुझाव किस चीज पर दे, आपत्ति किस चीज पर दे। अब आप धार्मिक एंगल को ले आए हैं इसमें। मैं लौटूंगी आपके पास श्याम सुंदर जी। विपक्ष की जो रणनीति है हर बार हर चर्चा में